नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट टॉपिक हमने भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन पढ़ा था। ठीक है, आज हमको टॉपिक पढ़ना है, वो है आपका मुगल साम्राज्य। देखिए, मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद पादशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। ठीक है, किस व्यवस्था के अनुसार? पद पादशाही के अनुसार। ठीक है, बाबर के बारे में देख लीजिए। बाबर का समय है 1526 से 1530, ये इनके शासन का समय है। बाबर का जन्म फरवरी 1483 को हुआ था। इसके पिता उमर शेख मिर्ज़ा फरगना नामक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा था। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। ठीक है, यानी कि जो बादशाह की उपाधि वो सबसे पहले किसने धारण की थी? बाबर ने। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ठीक है, ये 4 क्या थे? बाबर के पुत्र थे, जिसमें से हुमायूं सबसे ज़्यादा फेमस है। आगे देखिए, बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफजई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलका युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। आपसे पूछा जाता है कि ये जो युद्ध नीति है और तोपखाने का प्रयोग बाबर ने कब सबसे पहले किया था, तो ये किया था पानीपत के युद्ध में सबसे पहली बार तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया था। किसने? बाबर ने। उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। आगे देखिए, आगे हैं बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। ठीक है, तो जो बाबर ने प्रमुख युद्ध लड़े थे, जो मेन युद्ध है वो देख लीजिए। पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध। कब हुआ था ये? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसमें कौन जीता था? बाबर जीता था। फिर है बाबर का दूसरा युद्ध जो फेमस है, वो है खानवा का युद्ध। देखिए, आपको इन सभी की ये जो चारों ही चीज़ें हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जहाँ पर भी आपसे मिडाइवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास पूछा जाता है, वहाँ पर ज़रूर पूछी जाती हैं, इन एक ना एक युद्ध ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ये युद्ध कौन सा है, हुआ कब था, किसके किसके बीच में हुआ था और परिणाम क्या था युद्ध का, ये आपको याद होना चाहिए। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था, राणा सांगा और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर जीता था, राणा सांगा हार गए थे। फिर है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध हुआ था 29 जून 1528 में, मेदिनी राय और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर जीता था और मेदिनी राय हार गया था। फिर है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध हुआ था आपका 6 मई 1529 को अफगानों और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर जीत गया था और अफगान हार गए थे। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था, जो युद्ध स्थल में मारा गया था। इसके साथ उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में मारा गया था। नोट देखिए, नोट दिया हुआ है। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। देखिए, बाबर को किस मतलब आयरनी देखिए, बाबर को उसकी उदारता के लिए, जिसने हजारों लाखों लोगों को मरवा दिया, उसकी उदारता के लिए उसको कलंदर की उपाधि दी गई थी। फिर है बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया था। पूछा जाता है कि तमगा नामक कर से मुसलमानों को किसने मुक्त किया था, तो बाबर ने किया था। खानवा युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया और युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। इस समय गाजी शब्द इलेक्शन को लेकर पॉलिटिकल उसमें बहुत चर्चा में है, गाजी शब्द। ठीक है, तो देखिएगा, 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। फिर है बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ 6 मई 1529 को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा करते हुए एक संधि की, जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफगान विद्रोहियों को शरण न देने का वचन दिया। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई थी। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1530 में। कहाँ पर हुई थी? आगरा में। आगे देखिए, आगे है
प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया था। उसके द्वारा चुने गए का मतलब है कि उसने अपनी मृत्यु के पहले ही बता दिया था कि अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे यहाँ पर दफनाया जाए। आगे देखिए, आगे बाबर की मातृभाषा तुर्की थी, लेकिन वह अरबी और फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? बाबरनामा। और ये किस भाषा में लिखी है? तुर्की भाषा में लिखी है। ठीक है, बाबरनामा की रचना की, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। ये भी पूछा जाता है कि बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो रहीम ने किया था। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। ठीक है, आपने लखनऊ वाले 4 बाग का नाम सुना होगा। आगे देखिए, 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय से हुई थी। किसके समय से? अकबर के समय से। बाबर को मुबैयान नामक पद्य शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं था। ये सभी को पता है कि बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? उसका पुत्र हुमायूं। हुमायूं के बारे में देखिए, हुमायूं का जो शासन का समय है वो है 1530 से 1556। नसीरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा था। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शां का सूबेदार था। फिर अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। इसने कामरान को काबुल और कांधार, मिर्जा अस्करी को संभल, मिर्जा हिंदाल को अलवार व मेवाड़ की जागीरें दी। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदख्शां प्रदेश दिया था। आगे देखिए, आगे 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की थी। चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध का डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 15 जून 1539 को, 1539 को। तो चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा। इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की पदवी धारण की थी। ठीक है, की पदवी ग्रहण कर ली थी। शेर खां ही कौन था? शेर शाह का ही पहले के नाम क्या था? शेर खां था। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, ये कब हुआ था? याद रखिएगा, 17 मई 1540 ईस्वी में। शेर खां एवं हुमायूं के बीच इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ। शेर खां ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। आगे देखिए, आगे है बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। यानी कि ये शेरशाह से इतना डर गया था, शेरशाह इतना शानदार शासक था कि उसने हुमायूं को यहाँ से भगा दिया था और वो भाग गया था फिर से उधर सिंध। ठीक है, देखिए, निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी शिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानू बेगम से 29 अगस्त 1541 को निकाह कर लिया। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ था। यानी कि अकबर की माता का क्या नाम था? हमीदा। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ये यहाँ देख लीजिए, यहाँ हुमायूं के द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम है। यानी कि हुमायूं ने जो 4 युद्ध लड़े थे, कि सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है वो चीज़ों का क्रम पूछा जाता है कि क्या पहले हुआ था, क्या बाद में हुआ था। तो ये याद रखिएगा कि हुमायूं ने सबसे पहले देवरा का युद्ध लड़ा, उसके बाद चौसा का, उसके बाद बिलग्राम का, उसके बाद सरहिंद का। ठीक है, तो आप कुछ ऐसे करके द च बी स ऐसे करके कुछ अपनी ट्रिक बना सकते हैं। तो हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम है। सबसे पहले हुआ था देवरा का युद्ध 1531 में, उसके बाद हुआ था चौसा का युद्ध 1539 में, फिर हुआ था बिलग्राम का युद्ध 1540 में, फिर हुआ था सरहिंद का युद्ध 1555 में। 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। ठीक है,
हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? 1556 ईस्वी में। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेनपूल ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। आगे देखिए, आगे हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं नामा एक पुस्तक है, उसकी रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था, इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे। आगे देखिए, शेरशाह के बारे में। इसका समय है शासन का 1540 से 1545, 5 साल का है। सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशी शेरशाह सूरी था। डॉक्टर KR कानूनगो के अनुसार हरियाणा प्रांत के नारनौल यानी कि महेंद्रगढ़ स्थान पर इब्राहिम के पुत्र हसन के घर वर्ष 1486 में शेरशाह का जन्म हुआ था। परमात्मा शरण का विचार है कि शेरशाह का जन्म वर्ष 1472 ईस्वी में हुआ था। इसके बचपन का नाम फरीद खां था। यह सूरवंश से संबंधित था। इसके पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। हुमायूं के पिता का क्या नाम था? हसन खां। आगे देखिए, आगे है, फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया था। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खान लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि दी थी। यानी कि जो शेरशाह सूरी का जो वास्तविक नाम था, जो बचपन का नाम था, वो था फरीद। ठीक है, फरीद था। फिर उसके बाद जो आपका मोहम्मद बहार खां लोहानी, उसने उसको शेर खां की उपाधि दी और उसके बाद में उसने शेरशाह की उपाधि ली थी। शेरशाह बिलग्राम युद्ध 1540 के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। शेरशाह की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 ईस्वी को हो गई थी। मृत्यु के समय वह उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था। कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। आगे देखिए, आगे है, हिंद तथा ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण है शेरशाह का मकबरा, जिसे सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। रोहतासगढ़ किला ए कोहना, ये कहाँ है? किला ए कोहना दिल्ली में, नामक मस्जिद का निर्माण शेरशाह के द्वारा कराया गया। शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरशाह नामक नगर बसाया था। शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह था। आगे देखिए, आगे है, शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। शेरशाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। फिर है, शेरशाह ने सोने के सिक्के अशरफ, चांदी का सिक्का रुपया कितने का था? 178 ग्रेन का, तथा तांबे का दाम कितने का था? 380 ग्रेन का नामक सिक्के चलवाए थे। शेरशाह ने, याद रखिएगा, कौन कौन से सिक्के चलाए थे? सोने का जो उसने सिक्का चलाया था उसका नाम था अशरफ, चांदी का चलाया था रुपया और तांबे का चलाया था दाम। ये चीजें याद रखिएगा। चांदी का रुपया सर्वप्रथम शेरशाह ने जारी किया था। चांदी के रुपए तांबे के दाम का विनिमय अनुपात 1:64 था। आगे देखिए, शेरशाह के समय तांबे के अन्य सिक्के थे अधोला, पावला, दमड़ी एवं जीतल। ये सारे क्या हैं? ये सारे चांदी के सिक्के हैं। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने की थी। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कबूलियत प्रथा की शुरुआत किसने की थी? शेरशाह ने। पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? शेरशाह ने। शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। इसने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह के द्वारा ही किया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? GT रोड के नाम से जिसको आप जानते हैं, उसका पूरा नाम है ग्रैंड ट्रंक रोड, और वो किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह सूरी के द्वारा ही किया गया था। देखिए, आपको सबसे ज़्यादा जो जानना होता है, जो पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में क्या क्या उन्नति हुई थी, किस चीज़ों का आविष्कार हुआ था, क्या नई चीज़ें चलाई गई थी, यानी कि शासन व्यवस्था आपसे सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो सबसे ज़्यादा फोकस होकर इन चीज़ों को पढ़ा करिए, और कहीं पर भी जब बुक का नाम आ जाए किसी, तो ये 2-3 चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा याद रखनी होती हैं कि बुक किसके बारे में है, किसने लिखी है, ठीक है, और क्या नाम है पुस्तक का।
अकबर के बारे में देखिए, अकबर का जो शासनकाल है वो है 1556 से 1605 ईस्वी। सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। उसका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। आगे देखिए, आगे अकबर के समकालीन शासक, यानी कि अकबर के जो समकालीन शासक है अलग अलग देशों में वो कौन कौन थे। तो इंग्लैंड में जो अकबर की समकालीन थी वो थी रानी एलिजाबेथ, इनका समय क्या है 1558 से 1603 ईस्वी। ईरान में जो अकबर के समकालीन थे वो थे शाह अब्बास, समय इनका 1588 से 1629 ईस्वी। कहाँ के थे? ईरान के। रूस में जो अकबर के समकालीन थे वो थे जार इवान फोर्थ बेसिलेविच। इनका जो शासनकाल है वो क्या था 1530 से 1584, और ये कहाँ के थे? रूस के। जार इवान फोर्थ बेसिलिएविच इवान दी टेरिबल नाम से कुख्यात था। आगे देखिए, आगे अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ ईरानी विद्वान था। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से सिंहासन पर बैठा। आगे देखिए, आगे है बैरम खां। बैरम खां क्या था? शिया मतावलंबी था। बैरम खां 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। वह बदख्शा का निवासी था। उसे प्यार से खानी बाबा कहा जाता था। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच हुई। इस युद्ध में अकबर क्या रहा? विजयी रहा अकबर। फिर से याद रखिएगा कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, या पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 को। किसके किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। युद्ध का परिणाम क्या था? अकबर जीत गया था और हेमू हार गया था। फिर देखिए, 31 जनवरी 1561 को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खान नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी थी। उसके बाद देखिए, मई 1562 ईस्वी में अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतया मुक्त कर लिया था। फिर है हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खान ने किया था। अकबर का सेनापति मान सिंह था। अकबर का सेनापति कौन था? मान सिंह। ठीक है, तो दूसरा को क्या याद रखना है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, 18 जून 1576 में। ठीक है, इस युद्ध में का परिणाम क्या था? अकबर जीत गया था और महाराणा प्रताप हार गए थे। आगे देखिए, आगे है हल्दी घाटी युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप की राजधानी थी। राणा की ओर से इस युद्ध में हाकिम खां सूर के नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी एवं भीलों की एक छोटी सी सेना ने भाग लिया था। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी में एक सख्त धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय अंदरूनी चोट लग जाने के कारण हो गई थी। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट चावड़ में नई राजधानी बनाई। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक एवं हाथी का नाम रामप्रसाद था। ठीक है, इनके घोड़े का क्या नाम था? चेतक, और इनके हाथी का नाम था रामप्रसाद। किसके? महाराणा प्रताप के। आगे देखिए, आगे है दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक राजा बीरबल था। ठीक है, यानी कि बीरबल वो अंतिम मतलब बीरबल वो एकमात्र शासक वो राजा था जिसने दीन इलाही धर्म स्वीकार किया था। महेश दास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी गई थी, जो हमेशा अकबर के साथ रहता था। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। फिर है अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना शुरू कराई थी। पूछ लिया था कि सूर्योपासना शाही दरबार में किसने शुरू कराई थी? अकबर ने। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। अकबर के दीवान राजा टोडरमल, ये खत्री जाति के थे, ठीक है, ने 1580 ईस्वी में दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था शुरू की थी। ये याद रखिएगा कि दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था किसने शुरू की थी? अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने।
गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहीं उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा था। फिर देखिए, गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है। फिर देखिए, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था, अब्दुल समद थे। ठीक है, तो अकबर के दरबार का जो सबसे प्रसिद्ध चित्रकार था वो कौन था? अब्दुल समद। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था, ये लगभग सभी को पता होगा। अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश, ठीक है, यहाँ पर आपको अकबर द्वारा जीते गए प्रदेशों की लिस्ट दी हुई है, देख लीजिए। पहले आपको प्रदेश दिए हैं, शासक दिए, यानी कि उस प्रदेश का शासक कौन था, किस वर्ष में जीते थे, और मुगल सेनापति कौन था उस युद्ध में। देखिए, पहला जो प्रदेश है वो है मालवा, शासक था राज बहादुर मालवा का। ठीक है, वर्ष था 1561 और मुगल जो सेनापति था वो था आदम का और पीर मोहम्मद। चुनार का कौन था? चुनार के बारे में, चुनार का शासक था, अफगानों का शासन था चुनार पे 1562 में, और मुगल सेनापति था आपका अब्दुल्ला खां। आमेर भारमल, राजा भारमल थे आमेर के शासक, और 1562 ईस्वी में हुआ था, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली थी आमेर ने। मेड़ता का शासक था जयमल, 1562 में हुआ था, मुगल सेनापति था सरफुद्दीन। गोंडवाना का शासक था वीर नारायण एवं दुर्गावती, 1564 में हुआ था आसफ का। मेवाड़ के शासक थे उदय सिंह एवं राणा प्रताप, 1568 में हुआ था, और स्वयं अकबर, मानसिंह एवं आसफ खां, इसमें मुगलों की तरफ से थे। फिर है रणथंभौर का शासक था सुरजन हाड़ा, 1569 में हुआ था ये युद्ध, ये में प्रदेश हुआ था ये। भगवान दास एवं अकबर थे मुगलों की तरफ से। कालिंजर के शासक थे रामचंद्र, 1569 में हुआ था। मजनू खां काका थे मुगलों की तरफ से। मारवाड़ा के शासक थे राव चंद्रसेन, 1570 में हुआ था, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली थी। जैसलमेर के शासक थे रावल हरिराय, 1570 में हुआ था, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली थी। बीकानेर के शासक थे कल्याणमल, 1570 में हुआ था, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली थी। गुजरात का शासक था मुजफ्फर खां तृतीय, 1571 में हुआ था, सम्राट अकबर थे मुगलों की तरफ से। बिहार एवं बंगाल का शासक था दाऊद खां, 1574 से 1576, मुनीम खां खानखाना थे अंग्रेजों की मुगलों की तरफ से। काबुल हकीम खां था शासक, 1581, मानसिंह एवं अकबर खुद था। फिर है कश्मीर, यूसुफ खां याकूब था, 1576 में हुआ था। भगवान दास एवं कासिम खां थे मुगलों की तरफ से। उड़ीसा का शासक था निसार खां, 1592 में हुआ था, मान सिंह था मुगलों की तरफ से। सिंध का शासक था जानी बेग, 1593 में हुआ था। अब्दुल रहीम खान खाना थे मुगलों की तरफ से। बलूचिस्तान का शासक था पन्नी अफगान, 1595 में हुआ था, मीर मासूम था मुगलों की तरफ से। कांधार का शासक था मुजफ्फर हुसैन, 1595, और मुगलों की तरफ से था शाह बेगम। आगे देखिए, आगे है दक्षिण भारत। ये तो थे उत्तर भारत के राज्य हो गए। फिर दक्षिण भारत में जो अकबर ने जीते थे प्रदेश वो है आपके खानदेश। खानदेश का शासक था अली खां, 1591 में हुआ था, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली थी खानदेश ने। दौलताबाद की शासक थी चांद बीबी, 1599 में हुआ था। मुराद अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल फजल और अकबर थे मुगलों की तरफ से। फिर है अहमदनगर का शासक थे बहादुर शाह चांद बीवी, 1600 में हुआ था। ठीक है, इसका यहाँ पर मुगल सेनापति नहीं है दिया है। असीरगढ़ का शासक था आपका मीरन बहादुर, वर्ष था इसका 1601। अकबर, यह अकबर का अंतिम अभियान था। ये याद रखिएगा क्या, क्योंकि ये अकबर का अंतिम अभियान था, तो ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अकबर का जो अंतिम अभियान है वो कौन सा था, तो याद रखिएगा असीरगढ़। आगे देखिए, अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य, एक तरफ कार्य दिए हैं, दूसरी तरफ उसका वर्ष दिया है। अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था? 1562 में। अकबर को हरम दल से मुक्ति मिली थी 1562 में।
तीर्थ यात्रा कर समाप्त कराया था 1563 में, जजिया कर समाप्त कराया था 1564 में, फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण कराया था 1571 में, इबादत खाने की स्थापना कराई थी 1575 में। देखिए इसमें आपको इसके सन भले ना याद हो लेकिन काम याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि इनमें से आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इनमें से कौन सा अकबर का कार्य नहीं है, तो 3 काम अकबर के होंगे, कोई एक किसी और का होगा, तो आपको पहचानना होगा। इसलिए जो काम है वो अच्छे से देख लीजिएगा। सन तो भले ही आपको ना याद रहे, क्योंकि हर चीज याद कर पाना संभव नहीं होती है। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति ये किया था 1578 में। मजहर की घोषणा की थी 1579 में। फिर देखिए दीन ए इलाही की स्थापना की थी 1582 में। इलाही संवत की शुरुआत की थी 1583 में। राजधानी को लाहौर स्थानांतरित किया था 1585 में। तो ये जो सारे हैं ये अकबर के क्या हैं, ये अकबर के कार्य हैं। आप लोग चाहें तो इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, आगे है दसवंत एवं बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बैजू बावरा थे। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इसका असली नाम रामतनु पांडे था, ठीक है। तानसेन का असली नाम क्या था? रामतनु पांडे। जन्म हुआ कब था? 1506 ईस्वी में हुआ था। वह ध्रुपद गायन शैली का महान संगीतकार था। ये बीन बजाते थे। इनकी प्रमुख कृतियां थी मियाँ की तोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबार कान्हरा, ठीक है। ये सारी जो रचनाएं हैं याद रखिएगा। कंठा भरण वाड़ी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। अकबर ने तानसेन को कौन सी उपाधि दी थी? कंठा भरण वाड़ी विलास की उपाधि। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय में थे। ये क्वेश्चन पूछ जाता है कि अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन कहाँ थे? तो वो थे रीवा के राजा रामचंद्र के पास। आगे देखिए, आगे है अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे। ये वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। एक मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु थे, जबकि कुछ विद्वान हरिदास एवं तानसेन दोनों को मानसिंह तोमर का शिष्य बताते हैं। यानी कि कुछ लोग मानते हैं कि तानसेन हरिदास के शिष्य थे और कुछ लोग मानते हैं कि तानसेन मानसिंह तोमर के शिष्य थे, ठीक है। यह भी प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को इनकी कुटिया पर जाना पड़ा, क्योंकि इन्होंने अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया था। इनका कहना था कि वे केवल अपने भगवान के लिए ही गाते हैं, दरबार से उनका कोई सरोकार नहीं है। आगे देखिए, आगे है दास्तान अमीर हमजा। हमजा नामा प्रसिद्ध अरबी महाकाव्य है। ये हमजा नामा के नाम से भी प्रसिद्ध है, हमजा नामा, ठीक है। यह मुगल चित्रकारी की सबसे पहली अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है। इसमें हजरत मोहम्मद साहब के चाचा अमीर हमजा के वीरतापूर्ण कारनामों का चित्रित संग्रह है। इस पांडुलिपि का चित्रण मीर सैयद अली पर्यवेक्षक और अब्दुस्मद के नेतृत्व में ग्वालियर, गुजरात, लाहौर, कश्मीर तथा मालवा आदि से बुलाए गए लगभग 100 चित्रकारों के एक समूह ने किया था। हमजा नामा को चित्रित करने का कार्य हुमायूं के काल में प्रारंभ हुआ और अकबर के काल में पूर्ण हुआ। इस कार्य को पूरा करने में 15 वर्ष लगे। इसे अंतिम रूप से चित्रित करने का कार्य अब्दुस समद ने किया था। इस चित्र को चित्रपट कहा गया। इस चित्र को क्या कहा गया? चित्रपट कहा गया। आगे देखिए, आगे है अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी व्यवस्था थी। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती थे। ये भी इंपॉर्टेंट है कि अकबर के जो समकालीन सूफी संत था वो कौन था? सलीम चिश्ती। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1606 को हुई। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, यानी कि ये जो सारी इमारतें हैं ये अकबर के द्वारा बनवाई गई हैं। ये याद रखना है क्योंकि पूछ लिया जाता है कि ये इमारत इसने बनवाई है। तो जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं वो है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। ये सारी चीज़ें क्या हैं? अकबर के समय में बनवाई हुई है।
फिर है अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्न थे। देखिए ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको याद रखनी पड़ती हैं, क्योंकि आपको ऑप्शन दिए जाते हैं 4, तो उनमें से 3 जो है वो अकबर के 9 रत्न दे दिए जाएंगे, एक कोई और दे दिया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि वो सारे ही कौन है। पहले आपसे सीधे सीधे प्रश्न पूछ जाता है कि इनमें से कौन अकबर के 9 रत्नों में से एक था, तो आपको वही पता है तो आपका काम चल जाता था। लेकिन अब जो क्वेश्चन है वो थोड़े से टफ बनाए जाते हैं। तो अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्न कौन थे? अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फ़कीर अजीउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा। ये सारे क्या थे? ये सारे अकबर के 9 रत्न थे। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। इसने भास्कराचार्य की पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। इसे फारसी काव्य का मास्टर माना जाता था। किसको? फैजी को। आगे देखिए, आगे है अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। वह दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। ठीक है, अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। अकबर ने भगवान दास आमेर के राजा भारमल के पुत्र को अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। अमीर उल उमरा किसकी उपाधि है? भगवान दास की। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई थी। 1602 ईस्वी में सलीम यानी कि जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी थी। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की थी? अकबर ने। नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद किया। वह महाभारत का नाम रज़्मनामा यानी कि युद्धों की पुस्तक रखा था। आगे देखिए, आगे है पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से तथा मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश नाम से किया था। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने किया था? अबुल फजल ने, मौलाना हुसैन फैज ने। तो अबुल फजल वाला ज़्यादा पूछा था, तो याद रखिएगा इसने अनवर ए सादात नाम से पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। हाजी इब्राहिम सरहदी ने अथर्ववेद का, मुल्ला शाह मोहम्मद ने राज तरंगिणी का, अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजू के बाबरी का तथा फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। फैजी ने नल दमयंती, सूरदास द्वारा ये रचित थी नल दमयंती कथा का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम सहेली रखा। ये भी याद रखिएगा। भागवत पुराण का अनुवाद फारसी में टोडरमल ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भागवत पुराण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? टोडरमल ने। अब्दुल कादिर बदायूनी ने सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद फारसी में किया। ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथ तजक एवं तुजूक का फारसी में अनुवाद जहान जफर नाम से मोहम्मद खां गुजराती ने किया था। आगे देखिए, आगे है नोट पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद कलीला बा दिमना कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है निजामुद्दीन पानीपत ने रामायण के परिशिष्ट के रूप में योग वशिष्ठ यानी कि वेदांत दर्शन पर एक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया था। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय, नरहरि को महापात्र की उपाधि दी थी। यानी कि अकबर ने बीरबल को क्या उपाधि दी थी? कवि प्रिय की। और नरहरि को क्या उपाधि दी थी? महापात्र की। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। फिर देखिए, फिर 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय शुरू हुई थी। यह भी आपने ऊपर भी पढ़ा था। अकबर ने शीरी कलम की उपाधि अब्दुस सदस को, एक जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था। नोट दिया है मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी थी। अकबर नक्कारा यानी कि नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। मुगल मुद्रा व्यवस्था की सुव्यवस्थित रूप प्रदान करने का श्रेय अकबर को प्राप्त है। उसके एक सिक्के पर कलमे की जगह अल्लाह उ अकबर, जल्ले जल्लाहू तथा दूसरी ओर टकसाल का नाम अंकित था। उसके चांदी के एक अन्य सिक्के के एक भाग पर धनुर्धारी राम और राम के पीछे सीता की प्रतिमाएं अंकित हैं और ऊपर रामसिस नाम शब्द अंकित है। रामसिम नामक शब्द अंकित है। तो ये याद रखिएगा कि रामसिम नामक शब्द कहाँ अंकित है? जो अकबर ने सिक्के बनवाए थे चांदी के, उसमें।
अकबर ने असीरगढ़ के विजय की स्मृति में अपने सिक्कों पर बाज की आकृति अंकित करवाई थी। पूछा जा सकता है कि अकबर ने बाज की आकृति किस अवसर पर अंकित कराई थी सिक्कों पर, तो याद रखिएगा कि असीरगढ़ की विजय की स्मृति में। अकबर के बाद हमें जहांगीर को पढ़ना है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। वीडियो क्योंकि काफ़ी लंबा हो रहा है, फिर आप लोग को देखने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो आपका जो मुगल मुगल व्यवस्था है, मुगल साम्राज्य, ये आपका 2 पार्ट्स में हो जाएगा। ठीक है, कल हम जहांगीर से लेकर जो लास्ट मुगल शासक है वहाँ तक का पढ़ लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, युद्धों के नाम है, उनकी डेट है, किसके किसके बीच हुआ था, कौन जीता था, और भी काफ़ी सारी शासन व्यवस्था से रिलेटेड चीज़ें, तो आपको एक बार देख के वीडियो शायद समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो, इसलिए वीडियो को 1 से 2 बार रिपीट मोड में ज़रूर देखिएगा, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको 1 से 2 बार ज़रूर देखना पड़ता है। ठीक है, और इसी तरह सीक्वेंस में आपकी चीज़ें कंप्लीट होती चली जाएंगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।